बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 2 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज सालिया, मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 816 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 2 सफ़ा नंबर 21 से। तनवीर को अहाते की तरफ कार ले जाते देखकर उसकी कार के पीछे आने वाले बच्चे वहीं रुक गए थे और फिर मुहाफिज देहाती को आते देखकर वापस भाग गए थे। तनवीर ने कार का इंजन बंद किया और कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। सलाम साहब जी। देहाती ने नजदीक आकर तनवीर को महसूस अंदाज में सलाम करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? तनवीर ने उसके सलाम का जवाब देते हुए कहा। मेरा नाम फजलू है जी। देहाती ने बड़े ही मुखलिसाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। तुम शायद यहाँ के मुहाफिज हो? तनवीर ने कहा। हाँ साहब जी, मैं चौधरी दिलावर हुसैन का गुलाम हूँ और यहाँ उनकी गाड़ियों की हिफाजत करता हूँ। क्या आप चौधरी साहब से मिलने आए हो? देहाती ने कहा, जिसने अपना नाम फजलो बताया था। चौधरी दिलावर हुसैन, हाँ, मैं उनसे ही मिलने आया हूँ। कहाँ मिलेंगे वो? तनवीर ने कुछ सोचकर असबात में सर हिलाते हुए कहा। वो तो इस वक्त अपनी हवेली में होंगे। आप ऐसा करो, अपनी गाड़ी अहाते में लाकर खड़ी कर दो, मैं आपके साथ शीदे को भेज देता हूँ। वो चौधरी साहब को आपके बारे में बता देंगे और आपसे मिलवा भी देगा। फजलू ने कहा। तनवीर ने असबात में सर हिला दिया। तनवीर दोबारा कार में बैठा और वो कार उस अहाते में ले गया। यहाँ नई और जदीद मॉडल की गाड़ियां खड़ी थी। फजलू भी अहाते में आ गया था। वो अपने साथ एक और नौजवान को ले आया जो शक्लो सूरत से फजलू का भाई ही मालूम दे रहा था। ये शीदा है जी, आप इसके साथ चले जाएं। ये आपको चौधरी साहब की हवेली में ले जाएगा, फजलू ने कहा। तो तनवीर ने असबात में सर हिला दिया। तनवीर ने सोचा कि इसे फजलू से उस्ताद मिठल के बारे में पूछ लेना चाहिए, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर रुक गया। उसे सोचा कि उसे चलकर चौधरी दिलावर हुसैन से बात करनी चाहिए। गांव और कस्बों में वडेरों और चौधरी की बहुत इज्जत और मुकाम होता है। बड़े से बड़ा शख्स उनके सामने सर नहीं उठाता। इसलिए अगर वो चौधरी दिलावर हुसैन से बात करेगा तो हो सकता है कि वो उस्ताद मिठल को अपनी हवेली में ही बुला ले। तब तनवीर उससे चौधरी दिलावर हुसैन के सामने बहुत सी काम की बातें मालूम कर सकता है। चुनाचे वो शीदे के साथ हो लिया। शीदा उसे झोंपड़ी और कच्चे मकानों के दरमियान रास्तों से गुजारता हुआ कस्बे के शुमाली हिस्से में ले आया, जहाँ एक बहुत बड़ी हवेली। यह हवेली कस्बे के दूसरे मकानों से कदरे पुख्ता थी। वो इसकी दीवारें खासी बड़ी और ऊंची थी, जैसे किसी किले की फसीलें बनी हुई हो। सामने एक बड़ा सा फाटक था जो बंद था। इस फाटक के बाहर दो मुसल्ला देहाती खड़े थे और वो दोनों को अपनी तरफ आते देखकर वो मुस्तद हो गए। कौन है ये शीदे और इसे यहाँ क्यों ला रहे हो? गेट के पास खड़े एक मुसल्ला शख्स ने तनवीर को साथ आने वाले देहाती से महसूस लहजे में कहा। चौधरी साहब के मेहमान हैं, उनसे मिलने आए हैं। शीदे ने जवाब दिया। चौधरी साहब के मेहमान? लेकिन चौधरी साहब ने तो हमें किसी मेहमान के आने के बारे में नहीं बताया था। देहाती ने कहा। हो सकता है इनकी चौधरी साहब से फोन पर बात हुई हो। चौधरी साहब को जाके इनके बारे में बता दो। शीदे ने कहा। ठीक है, मैं अंदर जाकर चौधरी साहब को बता देता हूँ। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? मुहाफिज ने पहले शीदे से कहा और फिर तनवीर से मुहातिब होकर पूछा। मेरा नाम तनवीर बेग है। मैं दारुल हुकूमत से आया हूँ और मुझे सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुल रहमान ने भेजा है। तनवीर ने जानबूझकर सेंट्रल इंटेलिजेंस और डायरेक्टर जनरल सर अब्दुल रहमान का नाम लेते हुए कहा। इंटेलिजेंस?
او آپ انٹیلیجنس کے آدمی ہو؟ او ایک منٹ، میں ابھی جا کر چودھری صاحب کو بتاتا ہوں۔ سینٹرل انٹیلیجنس کا نام سن کر دیہاتی نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تنویر کو جواب سنے بغیر تیزی سے مڑ کر گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے گیٹ کا ذیلی دروازہ کھولا اور تیزی سے اندر چلا گیا۔ یہ انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے جی؟ شیدے نے حیرت سے انٹیلیجنس کا انٹیلیجنس بناتے ہوئے کہا، یہ پولیس والوں کے ادارے کا نام ہے، تنویر نے سنجیدگی سے کہا، اور پولیس کا نام سن کر شیدہ بھی بری طرح سے سہم گیا اور گھبرائے ہوئے انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اور تنویر کی جانب سہمی نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ پولیس والے ہو؟ نے خوف بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں کیوں؟ تم پولیس والوں سے ڈرتے ہو کیا؟ تنویر نے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کہا، جیسے اسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ پولیس کا نام سن کر وہ اس قدر خوفزدہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہاں جی، کون نہیں ڈرتا پولیس والوں سے؟ پولیس والوں کا نام سن کر تو یہاں اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، شیدے نے کہا۔ کیوں؟ کہ یہاں کی پولیس اتنی ظالم ہے جس سے تم جیسوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں؟ تنویر نے مسکرا کر کہا، ہاں جی، یہاں تھانے دار تو کیا، عام سپاہی بھی کسی جاگیردار سے کم نہیں ہے۔ ایک بار کوئی ان کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر وہ اس کو نہیں چھوڑتے۔ اب میں آپ سے کیا کہوں صاحب جی، آپ تو خود بھی پولیس والے ہو اور آپ شہر سے آئے ہو۔ سنا ہے یہ شہر کی پولیس والے تو عام گاؤں اور قصبوں کے پولیس والوں سے بھی زیادہ سخت اور طاقتور ہوتے ہیں، اور کسی سے کچھ لگوانے کے لیے وہ آدمی کو جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ شیدے نے کہا، جان سے تو نہیں مارتے، لیکن بہرحال مجرموں اور بدماشیوں سے پولیس والے ان کے لیے کسی جلاد سے تو کم نہیں ہوتے۔ تنویر نے جیسے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے محافظ گیٹ سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا، جو چودھری صاحب کو تنویر کے بارے میں بتانے کے لیے حویلی میں گیا تھا۔ لو جی، فلک شیر آ گیا ہے، شیدے نے کہا تو تنویر اس شخص کی جانب دیکھنے لگا جو گیٹ سے نکل کر اسی کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر اور قدرے پریشانی کے تاثرات تھے۔ کیا بات ہے شیرے، تم پریشان کیوں ہو؟ کیا کہا ہے چودھری صاحب نے؟ شیدے نے فلک شیر کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر کہا، کچھ نہیں، فلک شیر نے کہا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا تنویر کے پاس آ گیا۔ آپ اکیلے آئے ہو یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے؟ فلک شیر نے پوچھا۔ اکیلا ہی ہوں، کیوں؟ تنویر نے حیرت سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، آئے میرے ساتھ، فلک شیر نے کہا۔ اس نے شیدے کو اشارہ کیا تو شیدے نے اسباق میں سر ہلایا اور پلٹ کر اس طرف ہو لیا جس طرف سے وہ آیا تھا۔ فلک شیر تنویر کو لے کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ سے گزر کر وہ ایک بڑے احاطے میں داخل ہوئے اور فلک شیر اسے مختلف راستوں سے لیتا ہوا ایک رہائشی حصے میں آ گیا۔ اس نے رہائشی حصے میں آ کر تنویر کو ایک سٹنگ روم میں بٹھایا جسے نہایت ہی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ آپ یہاں بیٹھے، چودھری صاحب ابھی آ جاتے ہیں، فلک شیر نے کہا اور تنویر کا جواب سنے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سٹنگ روم کی دیواروں پر پرانے جاگیرداروں اور وڈیروں کی تصویریں آویزاں تھی، جن پر بڑے بڑے اور ہرانٹ قسم کے وڈیروں اور جاگیردار کرسیوں پر شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ تصویریں ڈیجیٹل کیمروں سے بنائی گئی تھی اور کچھ ہاتھ سے پینٹ کی گئی تھی۔ کئی تصویریں پرانی تھی، ان میں سے ایک تصویر نئی تھی جس پر ایک لمبا تڑنگا اور بھاری مونچھوں والا ادھیڑ عمر شخص سر پر پگڑی باندھے بڑی شان سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سنہری دستے والی چھڑی تھی جسے اس نے اپنے سامنے زمین پر لگا کر دونوں ہاتھ اس پر رکھے ہوئے تھے۔ تمام تصویروں کے نیچے ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تنویر جس تصویر کو دیکھ رہا تھا اس کے نیچے چودھری دلاور حسین کا نام لکھا ہوا تھا۔ چودھری دلاور حسین کا چہرہ کافی بڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ شکل سے ہی انتہائی سخت گیر اور ہرانٹ قسم کا چودھری دکھائی دے رہا تھا۔
उसकी आंखें छोटी छोटी थी, लेकिन इंतहाई सुर्ख, जैसे उनमें खून भरा हुआ हो। अब भी वो गौर से इन तस्वीरों को देख ही रहा था कि उसी लम्हे उसे अकब में हल्की सी आवाज सुनाई दी। तनवीर पलटा तो उसी कमरे में वही उधेड़ उम्र चौधरी दिलावर हुसैन दाखिल होता दिखाई दी, जिसकी वो तस्वीर देख रहा था। उसके पीछे दो देहाती थे, जिन्होंने बाकायदा मशीन गन्ने उठा रखी थी, जैसे वो चौधरी दिलावर हुसैन के बॉडीगार्ड हो। चौधरी दिलावर हुसैन ने सफेद शेरवानी पहन रखी थी और उनके सर पर भारी पगड़ी नजर आ रही थी। उसके हाथ में वही सुनहरे दस्ते वाली छड़ी थी जो तस्वीर में नजर आ रही। चौधरी दिलावर हुसैन छोटी छोटी और सुर्ख आंखों से तनवीर को घूर रहा था। वो छड़ी के सहारे चलता हुआ अंदर आया और एक सोफे पर पास आकर खड़ा हो गया। बैठो। सलाम दुआ के बाद चौधरी दिलावर हुसैन ने बड़े कख्त लहजे में कहा और खुद भी सिंगल सोफे पर बैठ गया। तनवीर उसके सामने बैठ गया। दोनों मुहाफिज चौधरी दिलावर हुसैन के इर्द गिर्द निहायत मुस्तद्दी से खड़े हो गए। उन दोनों की नजरें तनवीर पर जमी हुई, जैसे अगर तनवीर ने उनके चौधरी पर हमला करने की कोशिश की तो वो दोनों तनवीर को गोलियों से छलनी कर देंगे। चौधरी दिलावर हुसैन तस्वीर से ज्यादा सख्तगीर और शैतान सिफ्त इंसान दिखाई दे रहा था। तो तुम्हें यहाँ सर अब्दुल रहमान ने भेजा है? चौधरी दिलावर हुसैन ने तनवीर की जानिब दुरुस्त नजरों से देखते हुए कहा। जी हाँ। तनवीर ने उसके लहजे का कोई नोटिस लिए बगैर संजीदगी से जवाब दिया। क्यों भेजा है? क्या कहा है उन्होंने? चौधरी दिलावर ने उसी अंदाज से पूछा। मैं यहाँ उस्ताद मिठल के बारे में तहकीकात करने के लिए आया हूँ। तनवीर ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, और जैसे ही उसने उस्ताद मिठल का नाम लिया, चौधरी दिलावर हुसैन यूं उछला जिसे तनवीर ने उसके सर पर पगड़ी की बजाय उसके बावजूद हथौड़ा मार दिया हो। उस्ताद मिठल क्या मतलब? चौधरी दिलावर हुसैन ने तेज लहजे में कहा। उस्ताद मिठल का नाम सुनकर चौधरी दिलावर हुसैन और दोनों मुहाफिज भी चौंक पड़े थे। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उस्ताद मिठल इस इलाके का नामी ग्रामी गुंडा है और वह शहर में जाकर मासूम बच्चों और नौजवान लड़कियों को अगवा करता है और उन लड़कियों और बच्चों के लिए उनके माँ बाप से भारी तावान तलब करता है। उसे तावान मिल भी जाए तब भी वो ना किसी के बच्चे को उसे वापस करता है और ना किसी की लड़की वापस करता है। लड़कियों के बारे में तो ये नहीं पता हमें कि उनका क्या होता है, लेकिन मासूम बच्चों के बारे में हमारे पास खत्मी रिपोर्ट है कि उन्हें जबरदस्ती बेगार पर लगा दिया जाता है, उनसे जबरदस्ती बेगार ली जाती है। तनवीर ने चौधरी दिलावर हुसैन की जानिब गौर से देखते हुए कहा। उसकी बातें सुनते ही चौधरी दिलावर हुसैन के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था, जिसे तनवीर किसी उस्ताद मिठल के बारे में नहीं बल्कि ये सब कुछ उसके बारे में कह रहा हो। सब बकवास है। किसने कहा है ये? किसने कहा है ये सब? बोलो। चौधरी दिलावर हुसैन ने खुद को संभालते हुए कहा। बाबा रहमत। तनवीर ने चौधरी दिलावर हुसैन का बदलता हुआ रंग देखकर कहा। बाबा रहमत? कौन बाबा रहमत? मैं किसी बाबा रहमत को नहीं जानता और तुम न जाने किस उस्ताद मिठल की बात कर रहे हो। मैं इस कस्बे के एक एक फर्द को जानता हूँ। यहाँ उस्ताद मिठल नाम का कोई शख्स नहीं रहता। तुम्हें जिसने भी उसके बारे में बताया है सब गलत बताया है। चौधरी दिलावर हुसैन ने सख्त लहजे में कहा। हमारी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है चौधरी साहब। बाबा रहमत बेगार के लिए जिन बच्चों को अपने साथ शहर ले गया था वो सब हमारी तहवील में है और बाबा रहमत ने हमारे सामने सब कुछ उगल दिया है। इसलिए आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आप उस्ताद मिठल के बारे में कुछ नहीं जानते। तनवीर ने इस बार कदरे दुरुस्त लहजे में कहा। क्या मतलब? क्या बताया है बाबा रहमत ने? किस किस का नाम लिया है?
चौधरी दिलावर हुसैन ने इस बार घबराए हुए लहजे में कहा, और उसकी बात सुनकर तनवीर चौंक पड़ा। चौधरी दिलावर हुसैन ने जिस अंदाज में बात की थी, उससे यही जाहिर हो रहा था जैसे वही उस्ताद मिट्ठल हो, या फिर वो उस्ताद मिट्ठल के घनौने काम का हिस्सेदार हो। बाबा रहमत ने उन सब के नाम बताए हैं जो उस्ताद मिट्ठल के साथ काम करते हैं। तनवीर ने उसकी जानिब तेज नजरों से देखते हुए कहा। चौधरी दिलावर हुसैन के अंदाज से उसे साफ अंदाजा हो रहा था कि चौधरी दिलावर हुसैन का बाबा रहमत और उस्ताद मिट्ठल से गहरा ताल्लुक। बाबा रहमत वही इंसान था जो शहर में बेकारी बनकर 10 साला बच्चे से बिगाड़ ले रहा था। झूठ, सब झूठ। मैं नहीं जानता किसी बाबा रहमत या उस्ताद मिट्ठल को। तुम जो कोई भी हो, यहाँ से उड़न शुरू हो जाओ, फौरन यहाँ से चले जाओ और जो कर सकते हो कर लो। चौधरी दिलावर हुसैन ने गुस्से से चीखते हुए, देख लें चौधरी साहब, अब भी तो मैं सिर्फ नया आया हूँ। अगर आपने मेरे साथ ताउन न किया तो मैं डायरेक्टर साहब को पूरी तरह अलर्ट कर दूं। फिर हो सकता है कि डायरेक्टर साहब खुद ही फोर्स लेकर यहाँ आ जाए। अगर यहाँ फोर्स आ गई तो आपके लिए भी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तनवीर ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा तो चौधरी दिलावर हुसैन यकलख्त उछल कर खड़ा हो गया। धमकी? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारी ये औकात कि कस्बा दरवेश के चौधरी दिलावर हुसैन को धमकी दो? मैं तुम्हें चीर कर रख दूंगा, तुम्हारे टुकड़े उड़ा दूंगा। चौधरी दिलावर हुसैन ने जैसे फट पड़ने वाले अंदाज में कहा तो तनवीर के होंठों पर यकला जहर अंगेज मुस्कुराहट आ गई। आप तो इस तरह से डर रहे हैं जैसे इस मामले में रहमत बाबा और उस्ताद मिट्ठल के साथ आप भी मुलव्विस हो, और फौज के आने के डर से आपकी जान निकल गई हो। तनवीर ने उसकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए जहरीले लहजे में कहा, शट अप यू नॉनसेंस। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ और ना ही मेरा उन दोनों से के वास्ता है। तुम हद से ना बढ़ो वरना। चौधरी दिलावर हुसैन ने बुरी तरह से गरजते हुए कहा, वरना? वरना क्या? तनवीर ने लापरवाही से पूछा। वरना तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। चौधरी दिलावर हुसैन ने घर्रा कर कहा, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि डायरेक्टर साहब के हुक्म पर आया हूँ। मेरे यहाँ आने से पहले और आपसे मिलने के तमाम शेड्यूल चीफ साहब के पास है। अगर मैं यहाँ से वापस न गया तो चीफ के हुक्म से वाकई यहाँ फोर्स आ जाएगी जो मेरी तलाश में इस कस्बे की जमीन तक उधेड़ देगी। और जमीन उधेड़ने के बावजूद अगर मैं उन्हें मिलूं या ना मिलूं, लेकिन फोर्स को उन खुफिया जगहों का जरूर पता चल जाएगा जहाँ दूसरे इलाकों से अगवा किए गए बच्चे और औरतें लाकर रखी जाती। तनवीर ने इस बार बड़े तल्ख लहजे में कहा। वो अब तक बड़ी नरमी और बर्दाश्त से काम ले रहा था, वरना चौधरी दिलावर हुसैन जैसे लोगों को मुंह तक लगाना वो पसंद नहीं करता था, और ऊंची आवाज में बात करने वाले को तो वो काट कर रख देता था। चौधरी दिलावर हुसैन जिस गुस्से और तंतनी से बात कर रहा था, उससे तनवीर को साफ अंदाजा हो रहा था कि अगवाकारी जैसे घनौने फेल में उसका भी जरूर हाथ है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, समझे तुम? अब मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे आदमी अब तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे, और वो भी इस हालत में कि तुम अपने पैरों पर चलकर भी नहीं जा सकोगे। चौधरी दिलावर हुसैन ने कहा। ये छछूंदर मुझे उठाकर बाहर फेंकेंगे? तनवीर ने चौधरी दिलावर हुसैन के पीछे खड़े हुए देहाती नुमा मुहाफिजों की तरफ इशारा करते हुए तंजिया लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर दोनों मुहाफिजों के साथ साथ चौधरी दिलावर हुसैन का भी रंग बदल। ये छछूंदर क्या कर सकते हैं, तुम्हें इसका अंदाजा ही नहीं है। रही बात तुम्हारी धौंस लेने की कि तुम सेंट्रल इंटेलिजेंस से आए हो और तुम्हें डायरेक्टर जनरल सर अब्दुल रहमान ने यहाँ भेजा है,
تو کان کھول کر سن لو۔ سر عبد الرحمان میرے پرانے واقفکار ہیں۔ جب مجھے تمہاری آمد کا پیغام ملا تھا تو میں اسی وقت سر عبد الرحمان سے رابطہ کر لیا تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق نہ تو ان کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی تنویر بیگ موجود ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی کو انکوائری کے لیے قصبہ درویشہ بھیجا ہے۔ چودھری دلاور حسین نے اس بار بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور تنویر کی طرف انتہائی ہشمگی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تو تنویر ایک طویل سانس لے کر رہے۔ چودھری دلاور حسین اس کے خیالوں سے کہیں زیادہ تیز اور ذہین۔ وہ چونکہ سر عبد الرحمان کو فون کر کے پہلے ہی سے اس بات کی تصدیق کر چکا تھا کہ انہوں نے کسی کو انکوائری کے لیے قصبہ درویشہ بھیجا ہے یا نہیں، اس لیے اس کا لہجہ بے حد سخت اور کرخ تھا اور وہ تنویر سے انتہائی روکھے انداز میں پیش آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں غلط نہیں۔ بابا رحمت اور استاد مٹھل جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب تمہارے ہی ایما پر کر رہے ہیں۔ تنویر نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ ہاں وہ میرے ماتحت ہے، اب بولو۔ چودھری دلاور حسین نے بھی اس بار ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو تمہارا گروپ بچوں اور لڑکیوں کو اغوا کر کے ان سے تاوان مانگتا ہے۔ تنویر نے اس کی ڈٹائی سے متاثر ہوئے بغیر سنجیدگی سے کہا بالکل، اس کے علاوہ ہم بچوں اور لڑکیوں کو بیرون ملک اسمگل بھی کرتے ہیں، یعنی ہیومن ٹریفک، اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہم ہاتھ پاؤں توڑ کر ان سے بگار بھی لیتے ہیں اور ان سے بھیک بھی منگواتے ہیں۔ اب بولو۔ چودھری دلاور حسین نے اسی انداز میں جواب دیا اس گھنونے اور مکروہ کام سے تمہیں گھن نہیں آتی؟ تنویر نے غرا کر کہا کیوں؟ گھن کیوں آئے گی؟ یہ ہمارا دھندا ہے اور اپنے دھندے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ چودھری دلاور حسین نے اسی طرح بڑی ڈٹائی سے جواب دیتے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ دولت کے حصول کے لیے تم اپنی ماں اور اپنے بچوں کا بھی سودا کر سکتے ہو۔ تنویر نے بڑے تلخ لہجے میں بکواس مت کرو، اب بتاؤ تم کون ہو اور بابا رحمت اور استاد مٹھل کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ چودھری دلاور حسین نے غرا کر کہا میں تم جیسے ضمیر فروش اور شیطان صرف انسانوں کے لیے موت ہوں، بھیانک موت۔ تنویر نے بھی اسی کے انداز میں غرا کر کہا ہاں موت، موت تو خود تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے برہودار، اور الٹا تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ چودھری دلاور حسین نے کہا اسی لمحے ٹھک ٹھک کی آوازوں کے ساتھ کمرے میں دو چیخیں سی اور چودھری دلاور حسین بری طرح سے اچھل کر رہ گیا۔ نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے موجود دونوں محافظ زمین پر گرے تڑپتے دکھائی دیے۔ یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ یہ چودھری دلاور حسین نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تنویر نے اپنا ایک ہاتھ جیب میں ڈال رکھا تھا جس میں سے اس نے سائلنسر لگا مشین پسٹل رکھا ہوا تھا۔ اس نے پسٹل جیب سے نکالے بغیر چودھری دلاور حسین کے دونوں محافظوں کو گولیاں مار دی تھی۔ اس کی کوٹ کی جیب سے سوراخ ہو چکا تھا جہاں سے دھواں سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ نیا پیراگراف۔ عمران صبح کا ناشتہ کر کے ابھی فارغ ہوا ہی تھا کہ اچانک ڈور بیل بج اٹھی۔ سلیمان دیکھنا صبح صبح کس کے پیٹ میں درد اٹھا ہے جو اس نے ہمارے فلیٹ کے دروازے میں گھنٹیاں بجانی شروع کر دی ہیں۔ عمران نے اونچی آواز میں سلیمان کو آواز دیتے ہوئے کہا کیا آپ نے ناشتہ کر لیا ہے؟ کچن سے سلمان کی جواباً آواز سنائی دی ہاں کر لیا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو پھر آپ خود ہی جا کر دیکھ لیں کہ کس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں کچن میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ سلمان نے جواب دیتے ہوئے کہا میں بھاری بھرکم ناشتہ کرنے کے بعد بھی بھاری بھرکم ہو گیا ہوں پیارے، اگر اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے اٹھنے میں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، اس لیے تم ہی جا کر دیکھ لو۔ عمران نے کہا مجھے بھی ناشتے میں
मांद कर रखा है साहब। जब तक मैं सारा नाश्ता खत्म नहीं कर लूंगा तब तक ये मुझे कहीं नहीं जाने देगा। सलेमान ने तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे एक बार फिर घंटी बजी। यार देख लो एक बार, न जाने कौन भिखमंगा है। जब तक तुम उसे कुछ देकर रुखसत नहीं करोगे वो इसी तरह बेल बजा बजा कर मेरा और तुम्हारा सर खा जाएगा। इमरान ने बुरी तरह से सर झटकते हुए कहा, सॉरी साहब, मेरे पास वक्त नहीं है। आपने देखना है तो देख लें, वरना बजाने दे उसे घंटी। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा तो वो तंग आकर खुद ही वापस चला जाएगा। सलेमान ने कहा, देख लो कहीं कोई अल्लाह का नेक बंदा ना आया हो जो तुम्हारा पुराना कर्ज चुकाना चाहता हो। अगर वो चला गया तो फिर तुम हाथ मलते ही रह जाओगे। इस दौर में कर्ज देना तो आसान होता है, मगर कर्ज वापस लेना जुए शेर लाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। इमरान ने कहा, जरूरी नहीं है कोई कर्ज वापस करने वाला ही आया हो। अगर कर्ज वापस लेने वाला हुआ तो? सलमान ने कहा, तो आज ही उसका कर्ज अदा कर देना। उससे कहना कि वो इस फ्लैट में तुम समेत जो कुछ भी है अपने साथ ले जाए। वैसे भी यहाँ मौजूद हर चीज पुरानी हो चुकी है और पुरानी चीजों से अगर किसी का कर्ज चुका दिया जाए तो ये भी सवाब का ही काम होता है। इमरान ने कहा, तो क्या इन पुरानी चीजों में मैं भी शामिल हूँ? उसी लम्हे कमरे में सलमान ने दाखिल होते हुए भुनाए हुए लहजे में कहा, और नहीं तो क्या, अपनी उम्र देखो। जब तक मेरा ख्याल है फ्लैट में मौजूद हर चीज से ज्यादा तुम पुराने हो। तुम पर बुढ़ापा गालिब आता जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस कदर बूढ़े हो जाओ कि किसी दिन सचमुच तुम्हें अपना बुजुर्ग समझकर मुझे तुम्हारी खिदमत करनी पड़े। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं बूढ़ा हूँ तो आप कौन से नौजवान हैं? ये अलग बात है कि आपके बाल स्याह हैं, आपका चेहरा निखरा निखरा रहता है, जिस्म मजबूत है और आंखों में बेपनाह चमक है। मगर मैं जानता हूँ कि आप उस वक्त पैदा हुए थे जब 100 साल के 100 बुड्ढे मरे थे। सलमान ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे बाप रे, 100 साल के 100 बूढ़े? तुम्हारा मतलब है कि मैं पुरानी रूह हूँ? इमरान ने बौखला कर कहा, और नहीं तो क्या, आपका ताल्लुक चंगेज खां के खानदान की आखिरी नस्ल से है और आखिरी नस्ल का आखिरी आदमी देर से ही मरता है। इंतहाई ज़ईफ और इंतहाई लागर हो गए। सलेमान ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। यानी तुम चाहते हो कि मैं ज़ईफ और लागर होकर मर जाऊं, और वो भी शादी किए और बच्चों के बगैर, ताकि आइंदा मेरी नस्ल ही ना हो? इमरान ने चौंकते हुए कहा, एक दिन ऐसा ही होना है। न आप शादी करते हैं, न आप मेरे लिए कुछ सोचते हैं। सलमान ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारे लिए क्या सोचूं? जो सोचना है तुम खुद सोचो। इमरान ने बड़ी बूढ़ियों की तरह हाथ लहरा कर कहा, कैसे सोचूं? जब तक आप मेरी साबका तनख्वाहों का हिसाब नहीं देंगे, मैं अपने बारे में कैसे सोच सकता हूँ? आज दौर महंगा तरीन दौर है। मंगनी पर ही लाखों का खर्चा आ जाता है, फिर शादी और फिर वलीमा और फिर दूसरी रस्मात। शादी तो अब मरना भी एक मसला बन गया है। पहले कब्र के लिए जगह ढूंढो, फिर कब्र की फीस अदा करो, उसके बाद कब्र की खुदाई कराओ और फिर रिश्तेदारियां निभाने के लिए रिश्तेदारों को अच्छे से अच्छा खाना पेश। जब तक ये सब नहीं हो जाता, कोई इस बात का यकीन ही नहीं करता कि मरने वाला इस दुनिया से वाकई चला गया है। सलमान ने मुंह बनाकर कहा। उसी लम्हे एक बार फिर बेल बजी। इस बार बेल बजी तो बजती ही चली, जैसे बेल बजाने वाले ने तहैया कर लिया हो कि वो उस वक्त तक बेल से उंगली नहीं हटाएगा जब तक कि उसके लिए दरवाजा नहीं खोल दिया जाता। बड़ा ही बेसब्रा है, 2 मिनट इंतजार भी नहीं कर सकता। ये भी नहीं जानता कि मैं इस वक्त में मरने और जीने की बातें कर रहा हूँ। सलमान ने मुंह बनाकर कहा और बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ता चला गया। चंद लम्हों के बाद इमरान को दरवाजा खुलने और फिर किसी की बातें करने की आवाज सुनाई दी।
और फिर कदमों की आवाजें सुनाई दी जो इसी तरफ आ रही। दूसरे ही लम्हे दरवाजे पर चौहान और हावर दिखाई दिया। अस्सलामुअलैकुम इमरान साहब, उन दोनों ने एक साथ सलाम करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो माशाल्लाह। ये जोड़ी सुबह सुबह रास्ता भूलकर यहाँ कैसे आ गई है? इमरान ने अपने महसूस लहजे में कहा। हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि सुबह सुबह आपसे मिलकर आपको सलामी कर लिया जाए, चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। और वो दोनों आगे आगे बढ़ गए और उन्होंने इमरान से हाथ मिलाया और इमरान के सामने दूसरे सोफे पर बैठ गए। अच्छा, सिर्फ सलाम करने के लिए ही आए हो, मैं समझा कुछ मांगने के लिए आए हो। इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे। मांगने के लिए? क्या मतलब? हम भला आपसे क्या मांग सकते हैं? हावर ने हैरान होकर कहा। भाई नौजवान हो, बुजुर्गों के पास आकर उनसे कुछ भी मांग सकते हो। इमरान ने, बुजुर्ग? कौन बुजुर्ग? क्या आप खुद को बुजुर्ग समझते हैं? जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे समझने या ना समझने से क्या होता? मेरा चीफ बावर्ची यही समझता है कि मैं सदियों पुरानी रूह हूँ और पुराना कुछ भी हो बूढ़ा ही होता है। इमरान ने जैसे बेचार कहा तो वो दोनों हंस पड़े। इमरान साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी। हावर ने चंद लम्हे खामोश बात कर। कौन सी बात? कहीं शादी वादी का इरादा तो नहीं? इमरान ने कहा तो वो दोनों एक बार फिर से हंस पड़े। हम शादियां कैसे कर सकते हैं इमरान साहब? हमारा तो चीफ से मुआहदा है कि जब तक हम सीक्रेट सर्विस में रहें ना तो हम शादियां कर सकते हैं और ना ही किसी से कोई रिश्तेदारी कायम कर सकते हैं। हावर ने जवाब दिया। शादियां? क्या बात है, यहाँ मैं एक शादी कराने के लिए तरस रहा हूँ और तुम बाकायदा शादियां कह रहे हो, जिसका मतलब है कि अगर तुम्हें इजाजत दे दी जाए तो तुम एक साथ 5-6 शादियां कर लोगे। इमरान ने कहा तो वो दोनों हंसने लगे। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।